अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अंज़ा निसार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नए-नए गेस्ट लेके आते हैं। तो आज जो है हमारे साथ मौजूद है इरम बीबी, जिनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है और वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है आज वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड होगा और रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड होगा। तो हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे। आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इरम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और आपके सब सुनने वालों को देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम। वालेकुम सलाम। इरम अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवाएँ ज़रा डिटेल से। अच्छा, इंट्रोडक्शन मेरा बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि 2004 से मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में एज अ palmist, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर और अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर तकरीबन 2004 से अब तक मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो बस ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। जी, ठीक है। तो जबकि हमने आज टॉपिक रखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी और साइकोलॉजी से, तो आप हमें थोड़ा-सा जो है, बल्कि थोड़ा-सा नहीं, मैं कहूँगी ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है? ये अक्सर प्लेटफॉर्म पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है केमिस्ट्री, क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्या है इसकी रेलेवेंस साइकोलॉजी से, क्या है और इसकी रेलेवेंस इस्लाम से क्या है। तो अच्छा है मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो आपको सुनने वाले ऑडियंस हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप सो। नंबर वन ये कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस। नंबर्स और आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स को देख के देखिए ये देखा जाता है कि आपके जिस नेम आपका चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, उससे आपकी एक प्रोफाइल बनती है। आपके जो 12 घर है जायचे के अंदर, प्लैनेट्स हैं, उनकी मूवमेंट से ये पता चलता है इस बंदे की पर्सनालिटी क्या है, इसके पास्ट इवेंट्स क्या है, अभी किस सूरत हाल में से गुजर रहा है और आने वाले फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कोई भी इवेंट है तो वो आगे इसकी लाइफ में किस साइड पे कहाँ लीड करेगा। फिर बहुत सारे मोटे मोटे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट से लेके आपके लाइफ के इवेंट्स, शादी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, एक होनी है, दो होनी है, पाकिस्तान के अंदर की है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस है, क्या है ये, यानी जो छोटे से लेकर बड़े से क्वेश्चंस हैं वो आपके एस्ट्रोलॉजी में सारे के सारे आंसर हो जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को एक थोड़ा सा मैं इसको इसमें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये गुनाह है, ये नहीं होता, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं एक बड़ा आपके प्लेटफॉर्म से चीज कह दूं कि इल्मुल गैब को अल्लाह ताला ने मना किया है और बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री जो है वो इल्मुल गैब नहीं है। अब पॉमिस्ट्री क्या है, वो हाथ की लाइंस हैं, आपकी एक एक लाइन बोलती है, हाँ अगर कोई पढ़ने वाला हो तो आपका एक एक थंब, इसकी एक एक फ्लेंज, आपकी नेल्स, आपकी बीमारी, लाइफ इवेंट्स, आपकी पर्सनालिटी एक चीज को बता देते हैं। होता ये है कि गुनाह का जहां तक जिक्र आ जाता है, ये इस्लाम में प्रोहिबिशन किस चीज की है, वो ये होती है कि आपने हर एक चीज को लिमिट में रह के करना है। और ये इल्मुल गैब नहीं है, जैसे मैं पहले आपको बता रही थी। इल्मुल गैब ये बिल्कुल। होता है आप एक अपने आपने शैतीन मोकलात इकट्ठे किए हुए हैं, जन्नात हैं, वो आपके कब्जे में हैं और आप उनको भेजते हो आसमान पे। और वहां पे जो हर किसी की किस्मत की तकदीर की एक बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है आप उसको जानने की कोशिश करते हो। आप अल्लाह ताला की जो हिडन रियलिटीज हैं, जो हिडन, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा हुआ है, या जो कुछ भी है इस दुनिया के मामलात, उनको स्टडी करने के हवाले से जब आप शैतानी टैक्टिक्स यूज करते हो तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है। अब हमारे वाले में क्या है, एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री, 2+2=4 है। आपने हाथ की लाइन देखी, आपने उसमें प्रोडिक्ट किया, हाँ हाँ इस लाइफ इवेंट से ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, और आप उसको उसके जी। साथ रिलेटिविटी बताते हो। अब हम बीइंग इस्लामिक एस्ट्रोलॉजर हम क्या करते हैं, आप सदका दें, आपकी आप देखो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। अगर आप डाइट आपकी कंट्रोल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपने क्या किया है जी के फैटी फूड आप खा रहे हो, वॉक आपकी नहीं है, कोलेस्ट्रोल लेवल आपका हाई होगा, उसके एसोसिएटेड है और ज्यादा काफी ज्यादा डिजीजेस। फिर क्या होगा,
एंड अप क्या करेंगे, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, बीपी हाई हो गया, कार्डियक इश्यूज आपके होने शुरू जी हो गए, 101 बीमारियां जो आपको लग सकती हैं। तो यानी ये जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन आती है वो यही आती है कि आपके ये इवेंट्स हैं एंड दे विल लीड टू सर्टेन मोर इवेंट्स, या मोर डेंजरस साइड पे आप जा सकते हो। तो यानी सारी बात समझाने का मकसद ये है कि इल्म गैब नहीं है, एक रीडिंग है। हाँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि आप जिक्र अस्कार करते हैं, आप अल्लाह ताला से लो लगाते हैं, अल्लाह जी ताला वो छठी हिस्स, वो बसारत वो खोल देता है, आप जरा से वजाइफ करना शुरू कर देते हैं, आपकी ख्वाबें, आपको सच्चे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। बैठे हुए होते हो और आपको अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो बसारत दे देते हैं कि जब आपके सामने कोई इंसान बात कर रहा होता है ना, तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि whatever he or she is saying, इसके पीछे इसका माइंड सेट किया है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आपकी एक ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाती है, आपकी बंदे के बारे में असेसमेंट स्ट्रांग हो जाती है, और वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा निखरती है। तो जो अल्लाह ताला से लो लगाते हैं, उनको अल्लाह ताला अपने इल्म के खजानों में से कुछ ना कुछ बांटता है। लेकिन मैं फिर भी उसको ये नहीं कहूंगी कि वो गुनाह या वो उस जुमरे में चला जाए। हाँ, हर इल्म पाने के बाद इंसान क्या उसको सस्टेन कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है? अब मेरी अगर रूहानियत है, तो क्या इससे मैं लोगों के पॉजिटिव काम करूंगी या नेगेटिव काम करूंगी? क्योंकि जब आपके पास, मेरे मुफ्ती साहब जिन्होंने मुझे सारा सिखाया था, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये गाइडेंस दी थी, जब आपके पास अल्लाह ताला से आप लगाव लगाओगे, और जब आप जिक्र अस्कार करोगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री सीखोगे, आपको अपने अंदर बड़ी स्ट्रेंथ फील होने शुरू होगी, बड़ी पावर फील होने शुरू होगी। आप को ये अपने अंदर आएगा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये भी हो सकता है अल्लाह के हुक्म से, मैं ऐसे ऐसे। तो फिर वहां पे शैतान एंटर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो जी जी रूहानियत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, आपको वो अल्लाह ताला के मुकाबले में ला के खड़ा कर देता है। तो जो मेरी पॉमिस्ट्री, एज फार एज माय पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी इज कंसर्न, तो मैं आई नो द पैरामीटर्स, मुझे पता है कि कहाँ पे रहकर मुझे कितनी एक लिमिट है, और उस लिमिट के अंदर रहकर मुझे ना अपनी कब्र खराब करनी है, ना दूसरी की कब्र खराब करनी है, और ना आखिरत खराब करनी है। और अल्लाह ताला की हदूद अल्लाह क्या है, आई नो देम बेटर। तो मैं ना उनको क्रॉस करती हूँ, ना अपने क्लाइंट्स को क्रॉस करने देती हूँ। तो बेहतर यही है कि मैं इसको सारे को बहुत ज्यादा मैंने वास्ट एक बात की समराइज कर देती हूँ अपने लिसनर्स के लिए। नंबर वन, एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की मूवमेंट का नाम है, आप किस असेंडेंट के साथ पैदा हुए, कौन से स्टार्स आपके एक्टिव हैं, जायचे के घर में से कौन सा सितारा कितने मुद्दत में अपनी डिग्री कंप्लीट करके आगे जाएगा, क्या होगा उसके, आपके लाइफ पैटर्न क्या, आपके ऊपर क्या असरात होंगे, क्या हालात वाकयात आपके गुजर रहे हैं, ये आपको पता लगेगा। इल्म गैब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने इल्म के खजानों में से जिसे चाहे बख्श देता है। और ये तो बिल्कुल। है भी, आयतुल कुर्सी में भी है, और आयतुल कुर्सी के बाद जो सक्सीडिंग लाइंस हैं उनके अंदर भी, आयात के अंदर भी ये चीज है कि अल्लाह ताला जैसे चाहे अपने इल्म में से बख्श देता है। तो और यस, जितना आपका रूहानियत के साथ लगाव होता है, आपकी बसारत खुलती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है, जितने जिक्र अस्कार करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म होता है, अता होता है। और उसके थ्रू आप उसे पॉजिटिवली यूज करें, आप लोगों को हेल्प आउट करें, तो वो आपकी भी आखिरत संवारने का मकसद बन जाता है, और लोगों की भी। ये है। बिल्कुल, आपने बहुत डिटेल से जो है एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट हमें समझाया है, और बिल्कुल आपने रूहानियत के बारे में भी सही बात कही। इसी के साथ मैं जो है इसका साइकोलॉजी के हिसाब से जो मैं पूछना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है आपस देखो, ये साइकोलॉजी जो है ना, वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें आपके में? इमोशन। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। आवाज आ रही है नहीं? जी, कम आ रही है। अभी ठीक है? अभी जी सुनिए, सुन सकती हैं अभी आप मुझे? जी जी, सुन रही हूँ मैं, आप बोलिए। साइकोलॉजी जो है, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस, और इट डील्स विद आपके सारे मेंटल प्रोसेसेस, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपका आपके इमोशंस, और उनके रिजल्ट में आपका बिहेवियर। बिहेवियर आप कैसा, अगर आपका थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव है, आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं, तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है, यानी जो अम्ब्रेला है वो इमोशंस एंड थिंकिंग प्रोसेस, और उसका आउटकम जो है वो बिहेवियर है।
तो साइंस तो साइकोलॉजी तो हो गई इसके बारे में, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इमोशंस को स्टडी करते हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आगे मजीद ब्रांचेस चले जाएं तो ढेर सारी ब्रांचेस हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरी उसमें एक्सपर्टीज है, यानी क्लिनिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड मैं थेरेपीज देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को उससे शिफा भी मिलती है। मैं मेरा थोड़ा ब्लेंड है साइकोलॉजी का एंड प्लस स्पिरिचुअलिटी का, वो मैं उसमें आखिर में आऊंगी। अभी तो आपके क्वेश्चन को ही मैं आंसर करती हूँ। नंबर वन की साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में ये है सबसे बड़ा रेलेवेंस कि जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बयान आपको कर दी साइकोलॉजी की। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि उसमें भी एक एस्ट्रोलॉजी में जहाँ लाइफ इवेंट्स नजर आ गए, शादी कहाँ होगी, पाकिस्तान में होंगे, आउट ऑफ कंट्री होगी, सेहत के हवाले से क्या है, ये मैं मोटी मोटी बातें कर रही हूँ, उससे माइनर छोटी चीजें भी पता चलती हैं। अब उसमें एक एस्पेक्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी में साइकोलॉजी का, तो वहां पे हम साइकोलॉजी को लिंक अप करते हैं, जहाँ पे हमें बंदे की पर्सनालिटी, उसके जैसे पर्सनालिटी टाइप ए है, बी है, सी है, डी है, स्ट्रेसफुल एक पर्सनालिटी है, स्ट्रेस उसकी मेन थीम है, एक है एक पर्सनालिटी टाइप है जिसमें उसको रीअश्योरेंसेस ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है। अब वहां पे साइकोलॉजी मुझे ये सिखाती है कि इस बंदे को ऐसी ट्रीटमेंट दो, लाइक अब एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पहले मैं एस्ट्रोलॉजर और palmist थी, साइकोलॉजी की तरफ मैं बाद में आई। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि मुझे कुछ चीजें ऐसी थी, मेरे पास जब क्लाइंट्स आया करते थे, लाइक एक क्लाइंट कह रहा है मुझे जिन्नात नजर आ रहे हैं, या मैं पीर हूँ, या मैं खुद बस मैं अभी ये करने जा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत आसमान से मखलूक उतरती है, उसका मेरे साथ रिलेशनशिप है। अब जब मैं उसको एस्ट्रोलॉजी में या नंबरोलॉजी में या हिसाब किताब में या केमिस्ट्री में एड्रेस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि इस बंदे का थिंकिंग पैटर्न ये शो कर रहा है कि इसको कुछ हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है। यानी उसको वो चीजें नजर आ रही हैं जो है नहीं, वो आवाजें सुन रहा है जो कि वो है नहीं, और उसकी फैमिली वालों से जब काउंटर चेक किया तो पता लगा ये साइकोलॉजिकल इशू की तरफ जा रहा है। अब वहां पे मुझे साइकोलॉजी बताती है, प्लस रूहानियत के थ्रू कौन सा जिक्र अस्कार किया जाए कि इस बंदे के ये डिल्यूजन हेलुसिनेशन ट्रीट हो जाए। साइकोलॉजी मुझे बताती है कि ये कौन सा फुल फ्लेज एक डिसऑर्डर है, इस पे कौन सी थेरेपी लगेगी, इस पे कौन सी मेडिकेशन लगेगी जो साइकेट्रिस्ट देंगे और इसको ठीक किया जाएगा। तो साइकोलॉजी जो है, फिर ये तो मैंने बहुत ज्यादा वो एक बात कर ली कि एक डिसऑर्डर की बात कर ली। अगर छोटी छोटी बातों की बात की जाए, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप ए पर्सनालिटी क्या है, गोल ओरिएंटेड है, अपने आप को बहुत ज्यादा इनको हर वक्त बिजी रखना है, इनकी मल्टीटास्किंग होती है, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब इनके अंदर टेंडेंसी क्या डेवलप होती है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, इनकी जॉब के हवाले से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, एक जॉब की कुछ अरसा किया उनको लगेगा ये अच्छी नहीं है तो मुझे अब दूसरी जॉब की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, दूसरी जॉब करेंगे तो उनको लगेगा नहीं ये ठीक नहीं है मुझे। तो यानी ऐसे हालात में हमने उनको वो साइकोलॉजी मुझे सिखाती है कि इस टाइप ऑफ पर्सनालिटी को आपने कैसे लेके चलना है और इनको आपने कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, इनके साथ आपने डील कैसे, ट्रीटमेंट फिर बहुत बड़ा लफ्ज आ जाता है, आपने डील कैसे करना है, आपने इनको क्या किस तरह से ये बताना है कि अपने अंदर सेटिस्फेक्शन देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, एंजाइटी को लॉन्ग टर्म में रोकने के लिए क्या करना है। तो ये एक है कि रेलेवेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी। फिर एक थोड़ा सा मैं और इसमें एक्सप्लेन कर दूं, लाइक जैसे जी होता जी। है कुछ स्टार्स होते हैं। अभी पिछले दिनों में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें हमने बड़े डिटेल में रेलेवेंस, और उसमें हमने बहुत सारे स्टार्स, अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई जाना चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल है इरम बीबी, ERUM, इरम बीबी के नाम से, उसमें जाके देखें, जी जी बिल्कुल ठीक है। लाइक कैंसर और उनकी पर्सनालिटी टाइप और उनकी रेलेवेंस एस्ट्रोलॉजी के साथ और साइकोलॉजी के साथ मैंने मिलाने की कोशिश की है, तो वो लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। इरम, आपने बात की एंजाइटी की, तो इससे जो है वो कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करें। एंजाइटी को एक्सप्लेन या उसकी मैनेजमेंट से पहले एक एंजाइटी का थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि एंजाइटी जी होती जी। मतलब कैसे होती है। एंजाइटी के सबसे अर्ली सिम्टम्स जो मैं अभी जो बयान करूंगी, और एक हमारी एक फॉलो हम बुक करते हैं, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 है।
उसके मुताबिक ये होता है कि आपके अंदर एंशियस थॉट डेवलप हो रही है। अब एंशियस थॉट्स क्या है कि आपको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगी, हार्ट बीट आपको लगेगा कि बस मेरे सीने में दिल धड़क रहा है और वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, बैठे बैठे अचानक से। अच्छा, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, हाथों पाँव में जैसे ठंड, जैसे आपको लगेगा कि बस खून खुश्क हो गया है। पेट के अंदर आपके ना जो डाइजेस्टिव इश्यूज है उसके अचानक से, यानी ये क्यों होता है? एक आपको थॉट आई, एक एक ऐसी थॉट आई जिसने आपको परेशान किया, कॉन्टिन्यूअस वरिंग थॉट्स आई, सोचें चल रही हैं, नेगेटिव सोचें चल रही हैं, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या होने शुरू हो गए? आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपको इरिटेबिलिटी हो गई, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, आपको ऐसे लग रहा है कि चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। ये समटाइम्स ये हम सब पे ये सिचुएशन आती है दिन में, ऐसा कई बार होता होगा। हम जब किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में से गुजरते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुजरते हैं, तो हमें लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया यहाँ खत्म हो गई। और उसके नतीजे में क्या होता है, समटाइम्स लोगों को पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं, उनकी ब्रीदिंग खराब होने शुरू हो जाती है, उनको वो होता है कि जैसे एक मेरे पास एक क्लाइंट आती है, तो जब उनको एंजाइटी स्टार्ट होती है तो उन्हें ये लगता है उन्हें सफोकेशन हो रही है और उनको खुले एरिया में जाना होता है। हालांकि ना उनके कोई, जब उनका हम करवाते हैं सबसे पहले एंजाइटी में रूल आउट करना होता है सारे मेडिकल टेस्ट, सारा यानी एक मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करता है, क्लियर आते हैं, उसमें कोई भी चीज नजर नहीं आती। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये सारी फीलिंग्स फेस कर रहे होते हो, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं होती। रीजन सिर्फ क्या होता है, ओवरिंग थॉट्स। और इसके पीछे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत काउंट करते हैं। हमारी पर्सनालिटी बचपन में से कैसे डेवलप हुई, हम छोटे से थे, बड़े हुए, हमने क्या क्या देखा, हमारी फैमिली में कौन इस तरह की एंशियस पर्सनालिटी थी जिसको देख के हमारे अंदर ये, समटाइम्स ये जेनेटिकली होता है, समटाइम्स ये आप जिस एनवायरनमेंट में, थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो, वहां से आप एंजाइटी डेवलप करते हो। फिर क्या होता है, जब भी अगर आपके ये सारी चीजें नहीं थी, आप जिंदगी में एक, आपने क्लास में बात की, मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, आंसर गलत हो गया, आंसर के रिजल्ट में क्या हुआ, पूरे क्लास वाले आपके साथ हंसने शुरू हो गए, ठीक है। वहां से अब आपके अंदर क्या हो गया, एक सोशल एंजाइटी पैदा होगी। उसके बाद आप कभी भी क्राउड के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर उस इवेंट को आपने दिल में बिठा लिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई उन पे हंस रहा है, कोई नहीं हंस रहा। मैं जो जितनी बातें कर रही हूँ, मैं उस बंदे की बातें कर रही हूँ जिसको एंजाइटी फील होती है। वो क्या होगा कि वहां पे उसके अंदर वो एक सोशल एंजाइटी डेवलप हुई। उसके बाद उसने क्लास में पार्टिसिपेशन छोड़ दी, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन देते हुए कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, उसके बाद वो क्राउड में जब जाएगा तो उसको अपना बहुत ज्यादा फील होगा कि मैं क्यों आ गया हूँ। अच्छा, मैं उसको इरिटेबल फील होगा, उसको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, उसे घबराहट बेचैनी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, उसका ये होगा कि मैं सिचुएशन को अवॉइड करूँ और यहाँ से निकलूं। जितनी देर वो सिचुएशन के अंदर रहता या रहती है, उतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, और जैसे डिजीनेस, सभी गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो ये बात है कि आपने एक चीज आपके साथ पास्ट में हुई, वो चीज आपके दिल दिमाग में घर कर गई, अपनी जड़ें बना। राइट। अब लाइफ में जब भी आप उस ट्रिगरिंग इवेंट, जब भी एक कोई सिचुएशन में जाओगे, जो कि आपको, जैसे अब कॉलेज में आपने प्रेजेंटेशन देनी है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो एंजाइटी आपकी बार बार प्रोवोक होगी, बार बार उठेगी। जब जब आप थ्रेटफुल सिचुएशन को देखोगे, तब तब आपके अंदर वो चीज बनती जाएगी। अब उसकी मैनेजमेंट क्या है, ये तो मैंने एग्जांपल दी। एंजाइटी की ढेर सारे आगे वो है कि जी किस जी। एंजाइटी होती है, गोरोफोबिया, सोशल हेल्थ एंजाइटी। इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा डेथ एंजाइटी एंड हेल्थ एंजाइटी ने जन्म दिया, और मैंने सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो क्लाइंट्स हैं वो इस हवाले से देखे। मैनेजमेंट क्या है इसकी? नंबर वन, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है। ये मैं छोटी छोटी टिप्स से, मैं फिर बड़ी जो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजिकली हम यूज करते जी हैं, जी बिल्कुल। बिल्कुल बताइए। कैफीन, निकोटीन, इससे थोड़ा अवॉइड करें। चाय एंजाइटी बनाती है, हालांकि चाय हम पीते हैं कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, ग्रीन टी उससे रिप्लेस करें। निकोटीन, कैफीन, कैफीन, इससे आपने जितना अवॉइड करना है करें। एक्सरसाइज, एंजाइटी से जो सफर कर रहे होते हैं लोग, हम उन्हें कहते हैं कि एक्सरसाइज आपने करनी है, योगा आपने करना है, आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है,
फिर एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। अभी तो इंग्लिश में है, उसको मैं उर्दू में भी बनाऊंगी। वो काफी यूट्यूब पे आप कहीं से भी उसको सर्च कर सकते हैं, वो बहुत जी ज्यादा के लिए रिलीफ होती है। और एक जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो समटाइम्स मैं भी यूज करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, एंजाइटी होती है, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, टास्क हमें एक डेडलाइन के अंदर पूरे करने होते हैं। समटाइम्स कुछ अलार्मी किस्म की सिचुएशन आ जाती है। हर बंदा गुजरता है सिचुएशन में से। सबसे बेस्ट टेक्निक, ढेर सारी टेक्निक्स है। एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं, इसके लिए अलग, बिहेवियरल टेक्निक्स अलग है। हमारी साइको, ये जो मैं जितनी मोटी मोटी बात कर रही हूँ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट इसको ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। जी सबसे बेस्ट टेक्निक मेरी यूज्ड, और मैं जिसको मैंने बताया है, मुझे यूं रिजल्ट मिला, वो नहीं होता जादुई टेक्निक, वो ये है कि एंजाइटी पोस्टपोनमेंट, यानी आपको एंजाइटी को पोस्टपोन करना है। आप बैठे हुए हो, एक सिचुएशन में से गुजर रहे हो, अचानक से एक सिचुएशन आ गई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपका एक दिमाग का पैटर्न है, उसने नेगेटिव थिंकिंग, दिमाग एक ही बचपन से एक सूरत में चल रहा है कि उसने नेगेटिव सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है। ये मैं उनकी बात करी हूँ जिनका दिमाग ऐसे सोचता है, ये होगा, अब ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे नहीं, अब क्या होगा, डिसीजन ही कोई नहीं बंदा पहुंच रहा, अच्छा अब यूं नहीं, अच्छा अगर मैंने यूं कर लिया तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा ये हो गया। तो जब ये जो दिमाग क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग स्टार्ट कर देता है ना, तो इसमें हम ये कहते हैं कि आप अपनी एंजाइटी को पोस्टपोन करें। लाइक अभी आप बैठे हुए हो, आप दिन के 11 बजे आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए, आपके दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। आपने अपने दिमाग को एक चीज कहनी है, ओके ठीक है, मैं भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, और ये एक चीज आई है जो मुझसे डिसीजन मांगती है, और इसका मुझे हल करना है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगी। मैं इसके बारे में सोचूंगी 4 बजे, 5 बजे। ये हम ना क्लाइंट के साथ मिलके एक टाइम रख देते हैं। आपने इस वरी को पोस्टपोन करना है। समझा गई आपको? यानी अगर दिन के 10 बजे एक चीज का आपने एक्सपोज किया, तो हम उसे कहेंगे कि आप उसे 3 बजे ले जाओ, लेकिन उसको रात के टाइम पे नहीं लेके जाना। यानी 9-10 बजे बेड टाइम पे नहीं, वरी का टाइम बेड टाइम नहीं होगा। उस वक्त आपने उस एंजाइटी के बारे में, उस टेंशन के बारे में नहीं सोचना। आपने उसका कोई ऐसा टाइम सूटेबल, जैसे समटाइम्स मुझे क्लाइंट्स कहते हैं हाँ मैं 4 से 5 के दरमियान, आप यकीन करेंगे इतनी जादुई टेक्निक है ना, जब आपको 11 बजे अगर एक सिचुएशन फेस हुई है, ठीक है, आप उसको जब 4 बजे सोचोगे ना, तो तब तक दिमाग उसको उस तरह से सोच ही नहीं सकता जिस तरह से सोचना चाहिए, यानी उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, उसकी वो जो शिद्दत होती है वो वहीं पे जीरो हो जाती है। और 3 से 4 बिल्कुल। क्या होता है, मेरे क्लाइंट से होता है, ये मैं आपको वैसे एक टाइमिंग बता रही हूँ, टाइमिंग इसकी कोई भी रखी जा सकती है, सिर्फ ये होता है कि इसको बेड टाइम पे आपने लेके जाना। अच्छा, वो क्या होता है कि जब इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स, नंबर एक, वो उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। वो जो चेन ऑफ थॉट्स है ना, एक नेगेटिव चेन चल रही होती है सोचों की, एक के साथ दूसरी सोच, दूसरी के साथ तीसरी सोच, वो चेन टूट जाती है। और जब आप उस टाइम पे सोचते हो, उस टाइम पे आप बिजी होते हो, कहीं ना कहीं और बिजी हो जाते हो, कोई ना कोई कमिटमेंट हो जाती है, तो वो चीज आगे चली जाती है। सिर्फ हमने उस एंजाइटी को जिस वक्त वो अटैक कर रही है, जिस उस वक्त में से हमें निकाल के उसे जब हम पोस्टपोन करते हैं, तो फिर उसकी उतनी वक़्त और वैल्यू ही नहीं रहती। और इस तरह करते करते, अच्छा एक ये टेक्निक हो गई। सेकंड ये होता है कि हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, यानी आपका जो सबसे पहले एंजाइटी को हम तभी सही कर सकते हैं जब हम, आपके दिमाग में जो एक पैटर्न सीखा हुआ है ना, इस तरह परेशान होने वाला पैटर्न, जी फ्रेंड्स को कहती हूँ कि आप ऐसे करें, आप पॉजिटिव सोच के देखें। यकीन करें उनको इतना मुश्किल लगता है, यानी हम इम्यून है या हम ट्यून्ड है कि हमने बुरा ही सोचना है। पॉजिटिव सोचने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, ये मैंने अक्सर ये लोगों के अंदर ये चीज देखी है। अच्छा, फिर जितनी देर मेरे पास बैठ के वो उस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, और मैं उन्हें नई 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 बातें बता रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ क्या आपको इस लम्हे में वो एंशियस थॉट्स आ रही हैं, वो परेशान करने वाली थॉट्स आ रही हैं, जो भी आपने कुछ देर पहले आप महसूस कर रहे थे, या जिसकी वजह से आप मेरे पास आए? कहते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल जैसे जादू हो गया। मैंने कहा क्यों, रीजन पता क्या है? आपके दिमाग के साथ मैंने नेगेटिव बातें ही नहीं की, मैंने नई बातें की। मैंने कहा हम्म एक्सरसाइज, अच्छा ये है, अच्छा मुझे आपके जायचे में भी ये नजर आ रहा है, सब अच्छा होने वाला है। इस ये जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, इसको हम ऐसे डील कर लेते हैं, इसके 101 तरीके हैं। आपके पास इसका क्या है वो मुझे बताएंगे, वो मुझे बड़ा वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहूंगी अच्छा इस चीज को डील करने के 101 तरीके हैं, जिसमें से नंबर 1 ये है, नंबर ये है, इसको जब एक
सीन आ जाता है ना उनके सामने, एक वे आउट नजर आ जाता है, तो एंजाइटी रोकने के लिए आवाज आवाज आपकी थोड़ी कम हो गई है फिर से। क्योंकि मुझे बार बार बीच में कॉल्स आ रही हैं और मैंने कट कर रही हूँ, और हमारे पाकिस्तानियों को एक होता है ना कि आप कट उसके बावजूद वो अपना फर्ज समझते हैं कॉल्स करने का। एक सेकंड ठीक है। में, अभी आ रही है आवाज ठीक? जी। मैं इरम, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मैं लास्ट पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप उसे जरा ब्रीफली जो है वो बताइए मुझे, कि जैसे कोरोना की सिचुएशन आ गई है, लॉकडाउन हो गया है, इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि जी अब हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें। तो इस हवाले से अगर हम स्टार्स के लिहाज से बात करें तो स्टार्स में कौन से ऐसे मतलब स्टार्स होंगे जो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर में ले लेते हैं, और कुछ जो है वो मतलब इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं, तो ये दोनों का थोड़ा सा जो है वो बता दीजिए। ये तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस पेंडेमिक में एक होता है आवाज भी कम आ रही है आप। इस पेंडेमिक जी में अब। हाँ एंजाइटी को बहुत ज्यादा जन्म दिया है। पीटीएसडी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उसको बहुत ज्यादा जन्म दिया है। हेल्थ एंजाइटी को बहुत ज्यादा जन्म दिया है, और डेथ के हवाले से जो हमारी एंग्शियस थॉट्स है उसको बहुत ज्यादा जन्म दिया है। प्लस गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीजें भी इस पेंडेमिक के साथ तो पैदा हुई हुई है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो स्टार ने लिया है स्ट्रेस, जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे पास स्टार्स आए हैं, और जब मैं फातिमा जना वेमेन यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मैं उनके फिल्ट्रेशन क्लिनिक में मतलब जो कॉल्स आती थी, जो लोग डिस्टर्ब होते थे इस पेंडेमिक के थ्रू, उनसे जब मैं डेटा वगैरह लेती थी, तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने कैंसेरियंस को देखा है जिन्होंने सफर किया है। कैंसेरियंस को मैंने काफी ज्यादा देखा है, या स्पाइसेस को भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो इससे बहुत ज्यादा सफर हुए हैं। एरीज को भी मैंने देखा है, क्योंकि कैंसर स्टार ही वो ऐसा है, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, तो उसके अंदर ये चीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसके जो स्ट्रेस पैटर्न या स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये स्टार हैं जिनको मैं नंबर वन नंबर टू पे रखूंगी। जेमिनाई है नंबर टू पे। मतलब ये वो स्टार्स हैं जो ज्यादा सफर किए हैं। स्कॉर्पियंस हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा सफर किया है। सबसे बेस्ट जिनकी रही है वो सेजिटेरियस है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। कैप्रिकॉर्नियंस हैं, वो तो हमेशा से ही आला होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा इसमें किया है, क्या कह सकते हैं कि अपने आप को कोप अप किया है सारी सूरत हाल के साथ। मैं कुछ दुआएं और वज़ाइफ भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जी सारी जी। बात बेहतर है कि मैं मतलब कोई इसका रिलैक्सेशन की टेक्निक्स वो, अगर आपके साथ मजीद सेशंस हुए या अगर सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें तो काफी ज्यादा इंशाल्लाह ताला उनको टेक्निक्स वगैरह मिलती रहेंगी। लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं कुछ दुआएं वगैरह बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपने तीसरा कलमा कसरत से पढ़ना, ठीक है? ठीक। तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर कुछ तस्बीहात है जैसे या अल्लाह या रहमानु या रहीम 313 टाइम्स, ये मैं सबको एक बता रही हूँ, इतनी लिमिट में कम अज कम आप पढ़िए अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा। और नंबर टू पे, नंबर थ्री पे जो चीज आ जाती है, जैसे रिस्क के हवाले से आपने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई, काफी ज्यादा एंजाइटी हुई लोगों को, तो उसके लिए पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, फिर 500 टाइम्स या हय्यू या कय्यूम, फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, ये पढ़े। जोहर के बाद पढ़े, पुरसकून माहौल में पढ़े, उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने उतरी नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने ये वजीफा किया और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये ओवरऑल सारी दुनिया सफर कर रही है इस वक्त, क्या वो यूरोपियंस हैं, क्या वो यूके वाले हैं, क्या वो हम हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों भी बनाए हैं, अरबों भी बनाए हैं। लाइक मेरे क्लाइंट थे, बहुत ज्यादा बहुत टाइम पीरियड से उनका रिस्क की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं थी, दुनिया की दुआएं वज़ाइफ वो कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें बेहतर नहीं थी। उन्होंने क्या किया, पेंडेमिक से कुछ अर्सा पहले मास्क की फैक्ट्री बनाना शुरू। किसी ने कहा सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, आप मास्क बनाओ। उसने कहा मास्क बिकेंगे किधर, कौन लेगा, क्या होगा? अल्लाह ताला ने पेंडेमिक ला दिया और उसके बाद माशाल्लाह ही इज अर्निंग वेल। उनके जितने भी वो थे कर्जे वगैरह उधर गए, तो किसी किसी को इस पेंडेमिक ने फायदा भी दिया और बेतहाशा दिया, और किसी किसी को आसमान से उठा के जमीन पे भी पटक दिया।
तो आप ये जिक्र अस्कार करें जो मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह ताला जो जो करेगा उसको अल्लाह पाक इससे रिजल्ट देंगे। और अब आने वाला साल इंशाल्लाह एक मैं प्रोडिक्शन दे दूंगी, इंशाल्लाह। 2000 इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए बेहतर है। ये वैसे भी 17 या 18 जनवरी तक ये फेज है कोरोना की, सेकंड जो नवंबर से मैंने एक प्रोडिक्शन दी थी कि सर्टेन जी। टाइम पीरियड नवंबर से लेके जनवरी तक इसका जो नेगेटिव पीरियड है या तेजी है वो ज्यादा होगी, जनवरी से ऑनवर्ड ही होगी, और अगला साल अल्लाह के हुक्म से हम बेहतर देखेंगे। और उसके हवाले से भी मेरी प्रोडिक्शंस मेरे चैनल पे हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला सितंबर मई जून जुलाई यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक बेहतरी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी। जीरन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जान के एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मिस्ट्री के बारे में। और फिर मैं आपसे ये बात की, मेरा खुद का स्टार जो कैंसर ही है। जब आपने कैंसरियंस की बात की तो मतलब मुझे हुआ कि कुछ ना कुछ हद तक जो है वो ये मसला मेरे साथ भी थोड़ा सा आया है। तो मजीद हम जो है आपके साथ सेशन करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम इसको बहुत और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच कि आपने मुझे टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमेशा मैं आपकी देखती रहती हूँ अक्सर फेसबुक पे आपके इंटरव्यूज, आप बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। और बाकी कैंसेरियन के हवाले से अगर कोई इश्यूज हैं तो वो पर्सनली आप मुझे मिल सकते हो, मेरे साथ रब्ता रख सकते हो, ठीक है? ठीक ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।